हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक टी6 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर के बारे में अपन 4 वीडियो पहले बना चुके हैं। उनके अंदर ट्रांजिस्टर के बारे में जो बेसिक बातें थी उनके बारे में अपन ने वहाँ पे बात कर ली। और इस वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे ट्रांजिस्टर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका नाम है मोड। क्या नाम है? मोड। ठीक है। और मोड के अंदर अपन बात करें भाई, ट्रांजिस्टर को अपन 4 मोड के अंदर उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रांजिस्टर, वो क्या काम करता है? पावर को बढ़ाने का काम करता है, करंट को बढ़ाने का काम करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, और वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। वो क्या होते हैं? उनके मोड होते हैं भाई, कौन से मोड में ट्रांजिस्टर किस प्रकार वो कार्य करेगा। ठीक है। ट्रांजिस्टर में सबसे पहले बात करते हैं, टांगी कितनी होती है ट्रांजिस्टर में? 3, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है। इनके अंदर इन टांगों को अपन किस प्रकार जोड़ें कि ट्रांजिस्टर अपन अलग अलग मोड अपने को दे दे। ठीक है। अब पहले मोड कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अगर बात करें तो मोड अपने पास 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है। एक तो होता है अपने पास एक्टिव मोड। ठीक है। यहाँ पे मैं मोड के नाम लिख रहा हूँ। और एक होता है अपने पास सैचुरेशन मोड। ठीक है। एक होता है अपने पास कट ऑफ मोड। ठीक है। एक होता है अपने पास रिवर्स एक्टिव मोड। तो मोड कौन कौन से हो गए अपने पास? एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड और रिवर्स एक्टिव मोड। ये 4 प्रकार के मोड होते हैं जिसके अंदर अपन ट्रांजिस्टर को उपयोग कर सकते हैं। भाई अपने पास अगर ट्रांजिस्टर, ये जो टांगे हैं अपने पास ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल हैं अपने पास, अगर इन टर्मिनलों को मैं किस प्रकार अलग अलग प्रकार से अगर जोड़ूं तो मेरे पास ये 4 मोड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और कौन से किस प्रकार जोड़ूं कि ये मोड मुझे मिलेगा, किस प्रकार इनको जोड़ूं कि ये मोड मिलेगा, यानी वो अपने पे करता है डिपेंड, अपन किस प्रकार जोड़ेंगे। और जो उसको आउटपुट के रूप में अपने को मिलेगा वो होगा इनमें से कोई एक। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, यहाँ पे बात करेंगे और बी की। ठीक है। एमीटर और बेस, ये हो गया एमीटर और बेस। ये सारणी बना रहा हूँ तो आप इसको बना लेना। कई बार क्या होता है इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। वो पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, ताकि इस वीडियो में जितनी भी मैं बातें बताऊं वो सारी बातें आपके समझ में आ जाएं। क्योंकि इसके अंदर से कई बार क्या होते हैं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और अपने को पता भी नहीं चलता भाई क्वेश्चन आया कहाँ से, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो देख लेना पूरा। और एक हो गया मेरे पास सी और बी, यानी कि एमीटर और बेस, कलेक्टर और बेस, ये 2 टांगों का उपयोग अपन करेंगे। यहाँ पे बी, एक तो हो गया ई बी, एक हो गया सी बी। अपन सी और ई का उपयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि एक ट्रांजिस्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्मिनल होते हैं ना, वो होते हैं अपने पास एमीटर और कलेक्टर। बेस होता है उनको जोड़ने का काम करने वाला। ठीक है। तो इन 2 वाले टर्मिनल 2 ई और बी, ये वाले टर्मिनल 2 सी और बी, इनका अपन उपयोग करेंगे। ठीक है। ये हो गया अपने पास, मैं सारणी बना रहा हूँ, सारणी को ध्यान से बना लेना और लिख लेना, उतार लेना, याद भी कर लेना। और किस प्रकार मैं बता रहा हूँ वो भी समझ लेना, ताकि आपको एक बार में याद हो जाए, बार बार इसके चक्रों में आप नहीं पड़े। ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट प्रतिरोध। यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आर, और यहाँ पे वर्क, और यहाँ पे डायग्राम। भाई डायग्राम कितने बनाए जा सकते हैं? डायग्राम अगर अपन बात करें कि एक्टिव मोड, अगर अपने पास एमीटर और बेस होते हैं, अगर उनको फॉरवर्ड के अंदर जोड़ दें अपन, फॉरवर्ड बायस के अंदर। ठीक है। फॉरवर्ड बायस कैसे होगा? अपने मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, कोई ट्रांजिस्टर। ठीक है। ये इसका एमीटर, बेस और कलेक्टर, ये 3 है। और ये मान लीजिए मेरे पास कौन सा पी एन पी, इसको मैं प्लस से जोड़ दूँ, इसको मैं किससे जोड़ दूँ? माइनस से, इधर इन दोनों को इस प्रकार। और इन दोनों को मैं जोड़ दूँ रिवर्स के अंदर, इसको माइनस से और इसको प्लस से। ये क्या हो गया मेरे पास? फॉरवर्ड बायस। और ये कौन से क्रम में जुड़ गया? ये भी कौन से क्रम में? रिवर्स बायस के अंदर। यानी कि जिस प्रकार अपने ट्रांजिस्टर को जोड़ा था पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था, उसी प्रकार अगर अपन जोड़ दें तो वो कौन सा मोड हो जाएगा मेरे पास? एक्टिव मोड। यानी कि एमीटर और बेस फॉरवर्ड बायस के अंदर जुड़ेंगे और कलेक्टर और बेस रिवर्स बायस के अंदर जुड़ेंगे, तो ये एक्टिव मोड की भांति कार्य करेगा। अब अगर ट्रांजिस्टर इस प्रकार जुड़ता है, यानी फॉरवर्ड बायस के अंदर अगर इसको जोड़ते हैं अपन, तो करंट क्या बहेगी? आसानी से बह जाएगी। तो इसका मतलब इनपुट प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ही कम होगा। इनपुट प्रतिरोध क्या होगा? बहुत कम। और आउटपुट प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरे पास? ज़्यादा। अगर इनपुट प्रतिरोध कम हो गया,
इनपुट प्रतिरोध कम हो गया और आउटपुट प्रतिरोध क्या हो गया ज़्यादा, तो उस समय गेन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या करेगा, हाई गेन करेगा, हाई गेन। अब गेन क्या होता है, गेन के बारे में अपन बात करेंगे। गेन का मतलब होता है बढ़ाना, लब्धि। लब्धि किसी चीज़ को बढ़ाना क्या कहलाती है, लब्धि कहलाती है। यानी ये उच्च गेन की बनती है, यहाँ पे उच्च गेन एम्पलीफायर की बनती है, ये कार्य करेगा। और अगर डायग्राम की बात करें, डायग्राम एक ही बनेगा इसके अलावा डायग्राम नहीं बन सकते। ये जो मैंने डायग्राम बताया है ऐसा ही डायग्राम बनेगा, इसके अलावा कोई और डायग्राम इसके नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, ये था मेरा एक्टिव मोड। अगर एक्टिव मोड आपको याद हो गया तो रिवर्स एक्टिव मोड आसानी से याद हो जाएगा। रिवर्स एक्टिव मोड क्या है, एमीटर और बेस को मैंने कौन से क्रम में जोड़ा था एक्टिव मोड के अंदर, फॉरवर्ड बायस के अंदर। ठीक है, अगर रिवर्स एक्टिव मोड की बात आती है तो इसको कौन से क्रम जोड़ दो, रिवर्स बायस के अंदर, और कलेक्टर और बेस को फॉरवर्ड के अंदर। और यहाँ पे इनपुट प्रतिरोध क्या था, कम था, क्योंकि ये कौन सा क्रम जुड़ा था, यहाँ पे ये वाला चीज़ फॉरवर्ड के अंदर जुड़ी थी। अगर कोई डायोड फॉरवर्ड में जुड़ता है तो उसके अंदर करंट आसानी से बह जाती है। तो ये अगर रिवर्स में जुड़ गया तो उसके अंदर करंट क्या बहेगी, कठिनाई से बहेगी, कम बहेगी। ठीक है, लीकेज करंट बहेगी। इसलिए इसका जो इनपुट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा, परंतु आउटपुट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड में जुड़ गया, ये वाले सिरे फॉरवर्ड में जुड़े हैं। इसका मतलब यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो गया, कम, और यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो गया, ज़्यादा। समझ गए होंगे आप। अगर आप डायोड को विपरीत जोड़ देते हैं तो वहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, मेरे पास एक प्रकार डायोड है, ये वाला NP, ठीक है, यानी PN डायोड है। और इसको मैं रिवर्स में जोड़ देता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम, और इनपुट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और यहाँ पे मतलब हाई गेन एम्पलीफायर की भांति काम कर रहा था, उच्च गेन एम्पलीफायर की भांति, परंतु यहाँ पे निम्न गेन एम्पलीफायर की भांति काम में करेगा। और इसके जो डायग्राम बनाए जा सकते हैं वो कितने, 4। अब 4 कैसे बनेंगे अपन बात करेंगे, आगे करेंगे, जैसे जैसे अपन स्टेप वाइज चलेंगे वीडियो के अंदर, उसी पर अपन बातें करते जाएंगे। अब आते हैं इन दो की बात। कट ऑफ मोड का मतलब क्या होता है, वो ऑफ हो चुका है। कट ऑफ मोड का मतलब क्या होता है, ऑफ हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा। और काम नहीं कर रहा है इसका मतलब दोनों किस्म जुड़े होंगे रिवर्स के अंदर। और अगर मैं इसको रिवर्स में जोड़ देता हूँ तो इनपुट प्रतिरोध का मान हाई हो जाता है रिवर्स में जोड़ने पर, क्योंकि ये मेरे पास क्या एक PN डायोड है। और PN डायोड को रिवर्स में जोड़ देता हूँ तो उसके अंदर बहने वाली करंट का मान क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब ये क्या हो चुका है, ऑफ। और अगर इसको भी मैं रिवर्स में जोड़ दूँ और दोनों को मैं रिवर्स में जोड़ दूँ तो ये यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। मतलब क्या हो चुका है, कट ऑफ हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों को रिवर्स में जोड़ देता हूँ रिवर्स बायस के अंदर, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी करंट नहीं बहेगी। और कोई करंट नहीं बह रही, इसका मतलब यहाँ पे क्या इनपुट प्रतिरोध ज़्यादा रहा होगा। और मैंने इसको रिवर्स में जोड़ा है, इसका मतलब जो इनपुट प्रतिरोध का मान है वो क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। तो यहाँ पे इनपुट प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसको भी मैंने किस में जोड़ा है, रिवर्स के अंदर को, जो कलेक्टर और बेस है इनको भी मैंने कौन से क्रम में जोड़ा है, रिवर्स बायस के अंदर जोड़ दिए यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पर भी ये क्या है, जो प्रतिरोध है उसका मान क्या रहेगा, ज़्यादा। क्योंकि अगर कोई डायोड अगर रिवर्स में जुड़ता है तो उसके अंदर करंट नहीं बहती, इसका मतलब वहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यानी कि इनपुट और आउटपुट प्रतिरोध दोनों ज़्यादा होते हैं किसके अंदर, कट ऑफ मोड के अंदर। अगर दोनों ही ज़्यादा हैं, ठीक है, और वहाँ पे कोई करंट नहीं बह रही तो गेन तो करेगा नहीं, यानी कि वो एम्पलीफायर की भांति कार्य नहीं करेगा। यानी किसकी भांति काम करेगा, एक ओपन स्विच की भांति कार्य करेगा। और इसके जो डायग्राम है वो कितने बनाए जा सकते हैं, 3 डायग्राम। कितने बनाए जा सकते हैं, 3 डायग्राम बनाए जा सकते हैं। अगर अब बात करें अपन सेचुरेशन मोड की, ये 3 मोड हो चुके हैं। सेचुरेशन मोड भी इसका जस्ट क्या हो जाएगा, विपरीत। अब सेचुरेशन मोड कैसे होगा, अगर मैं इसको भी फॉरवर्ड में जोड़ दूं, इसको भी फॉरवर्ड में जोड़ दूं, यानी कि ये मेरे पास क्या है, एमीटर और बेस दोनों को किस में जोड़ दूं, फॉरवर्ड बायस के अंदर। ठीक है, और कलेक्टर और बेस को भी फॉरवर्ड बायस में जोड़ दूं। ठीक है, दोनों को मैंने कैसे जोड़ा है, फॉरवर्ड बायस के अंदर। अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अंदर मैं पूरी बातें बता चुका हूँ आपको कि भाई फॉरवर्ड बायस कैसे होता है, रिवर्स बायस कैसे होता है। ये पिछले वाले वीडियो में चर्चाएं कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देखना, ताकि इन चीज़ों को आप समझ सकें। स्टेप वाइज वीडियो देखना ताकि आप इनको सही ढंग से समझ सकें। अगर आप बीच में वीडियो देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा आपके। ठीक है, तो मैंने एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा है और कलेक्टर और बेस को भी मैंने फॉरवर्ड बायस में जोड़ा है। अब फॉरवर्ड बायस के अंदर जोड़ता हूँ, इसका मतलब अगर किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस के अंदर जोड़ दिया जाए, यानी डायोड के अंदर क्या होता है, P और N होती हैं। अब P को मैं प्लस दे दूँ, N को मैं माइनस दे दूँ। ठीक है, अगर इस प्रकार मैं जोड़ता हूँ तो इसका मतलब डायोड के अंदर जो बहने वाली करंट का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। करंट का मान ज़्यादा हो गया, इसका मतलब सीधी सी बात है प्रतिरोध का मान क्या है, वहाँ पे कम है। तो प्रतिरोध का मान, इनपुट प्रतिरोध क्या रहेगा, कम। और
इसको भी मैंने फॉरवर्ड में जोड़ दिया। इसका मतलब यहाँ पर आउटपुट प्रतिरोध भी क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, आउटपुट प्रतिरोध भी कम रहेगा और इनपुट प्रतिरोध भी यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा। ये किसकी भांति काम करे, जब करंट आसानी से बह रही है, अगर मेरे पास कोई स्विच है, इसको मैं क्या कर दूं, ऑन कर दूं, लाइट जल रही है, ठीक है, उसके अंदर करंट आसानी से बह रही है, इसका मतलब वहां पर क्या है, मेरे पास वो स्विच क्लोज है, तो ये क्लोज स्विच की भांति कार्य करेगा। ठीक है, और ये इसके डायग्राम कितने बनाए जा सकते हैं, 2 डायग्राम इसके बनाए जा सकते हैं। ये मेरे पास पूरा जो मोड होते हैं रजिस्टर के, वो सारे मोड हैं, यहाँ पे चारों मोड हैं, और कौन कौन से किस प्रकार जोड़ने हैं, उनका जो इनपुट प्रतिरोध क्या होता है वो मैंने बता दिया, आउटपुट प्रतिरोध क्या होता है वो मैंने बता दिया, और किसकी भांति वो कार्य करेगा वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। तो आप याद होनी चाहिए, याद करने का तरीका मैंने बता दिया। मैंने जिस प्रकार समझा है ना इनको, उस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये था मेरे पास मोड। और अब जो बात करेंगे वो करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है मेरे पास एक विन्यास। क्या रहेगा, विन्यास। अब विन्यास क्या होता है, अगर उसके बारे में अपन बात करें तो अपने पास एक ट्रांजिस्टर जो होता है उसको अपन जोड़ते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए अपने क्या चाहिए, एक अगर अपन एम्पलीफायर की तरह उसको काम में लेना है, किसकी भांति, एम्पलीफायर की तरह, तो मुझे टांगे चाहिए 4, परंतु ट्रांजिस्टर में टांगे कितनी होती हैं, 3। अब 3 टांगों 4 टांगों में बदलना है, कितनी टांगों में, 4 टांगों में। अब 4 टांगों में कैसे बदल सकते हैं उसको, बदलने का तरीका अगर मैं बात करूं तो आसान सा है। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, सिंबल होता है इस प्रकार। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एमीटर, ये हो गया मेरे पास बेस, और ये हो गया मेरे पास कलेक्टर। ये 3 ही टांगे हैं, मेरी टांगे चाहिए 4। अब 4 टांगे कहाँ से लेके आऊँ मैं, है ना। 4 टांगों को अगर लेके आना है तो मुझे इनमें से किसी एक टांग को क्या करना पड़ेगा, कॉमन। कॉमन कैसे, मान लीजिए बेस हो गया, बेस को इसके साथ भी उपयोग में लेना पड़ेगा, इसके साथ भी उपयोग में लेना पड़ेगा, यानी इसके साथ भी उपयोग में ले रहा हूँ बेस को, इसके साथ भी उपयोग में ले रहा हूँ, यानी दोनों जगह क्या आ रहा है, बेस काम आ रहा है, इसका मतलब बेस क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, तो इस प्रकार मुझे 4 टांगे बन सकती हैं। तो बेस के मैंने कितने टांगे निकाली, बेस को मैंने 2 भागों में बांट दिया इस प्रकार। तो एक बार इसके साथ उपयोग में आ जाएगा, एक बार इसके साथ में उपयोग में आ जाएगा, तो कितने हो गए, 4 टांगे हो गई। अब 4 टांगे बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब 4 टांगे बढ़ाने के लिए मेरे पास इसमें 3 तरीके हो सकते हैं। कैसे, या तो मैं इसको कॉमन कर दूं, या मैं बेस को कॉमन कर दूं, या मैं एमीटर को कॉमन कर दूं। 3 प्रकार के विन्यास हो सकते हैं। अब इनको कॉमन करना ही क्या कहलाता है, विन्यास कहलाता है। यानी चौथी टांग प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टांग को कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, विन्यास बोलते हैं। विन्यास कितने होते हैं, 3। अब कौन कौन से, कॉमन कलेक्टर CC, कॉमन एमीटर CE, कॉमन बेस, ठीक है CB। यानी एक बार इसको कॉमन, एक बार इसको कॉमन, एक बार इसको कॉमन, तीनों को एक बार कॉमन करेंगे अपन, तो अपने को पता लग जाएगा भाई कौन सा कॉमन हो रहा है और कौन सा वो विन्यास है। तो विन्यास को अपन इसको क्या बोलते, कॉमन कलेक्टर विन्यास, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस। 3 प्रकार के विन्यास होते हैं, और तीनों विन्यास में अपने इस वीडियो में जो बात करेंगे अभी, वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ सबसे आसान है कॉमन बेस, उसके बारे में। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो टॉपिक को, इसके क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, CB, कॉमन बेस। अब मैं सबसे पहले बना लेता हूँ डायग्राम। डायग्राम बनाने का तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान है। ये हो गया मेरे पास, क्या कर रहा हूँ, कॉमन कर रहा हूँ किसको, बेस को कर रहा हूँ, इस पर बना लेता हूँ। ये हो गया मेरे पास ये, और ये हो गया मेरे पास बेस, ये हो गया मेरे पास एमीटर, ये हो गया मेरे पास कलेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास कॉमन सिरा, इधर भी ले लूँगा इसको काम में, इधर भी ले लूँगा, दोनों तरफ काम में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, कॉमन बेस हो गया। बेस को मैंने क्या कर दिया, कॉमन। इसको एमीटर के साथ में भी काम में लूँगा, इसको मैं कलेक्टर के साथ में भी काम में लूँगा। और अभी मैंने जस्ट वीडियो में बात की थी कि मेरे पास जो एमीटर और बेस हैं, दोनों जो टर्मिनल हैं, उनको मुझे कैसे करना है, फॉरवर्ड बायस के अंदर। क्योंकि आमतौर पर 99% फॉरवर्ड बायस में किए जाते हैं। कौन कौन से टर्मिनल, एमीटर और बेस को, और इनको किया जाता है रिवर्स बायस में। तभी आपका ट्रांजिस्टर सही ढंग से काम करे, यानी एक्टिव मोड में वो काम है करेगा। ठीक है, एक्टिव मोड में जोड़ते हैं अपन ट्रांजिस्टर को हमेशा। ठीक है, तो ये इसको मैं जो एमीटर है, ये मान लीजिए मेरे पास कौन सा PNP है। ठीक है, P है, P को मैं प्लस से जोड़ दूँ, और ये मेरे पास N है, N को मैं जोड़ दूँ माइनस से। कौन सा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। और C और B को यानी
कलेक्टर और बेस को मुझे कौन से में करना है, रिवर्स बायस के अंदर। ठीक है, तो रिवर्स बायस में करने के लिए ये मेरे पास क्या है, कलेक्टर है, कलेक्टर में कौन से में जोड़ दूँ, पी पदार्थ है, इसका मतलब इसको मैं जोड़ दूँ माइनस से और इसको मैं जोड़ दूँ प्लस से। ये कौन सा हो गया मेरे पास, रिवर्स बायस। ये हो गया मेरे पास फॉरवर्ड बायस, यानी ये जो ट्रांजिस्टर जुड़ा है अभी वो है मेरे पास एक्टिव मोड है। 100% हमेशा एक्टिव मोड में ही लगाया जाता है ट्रांजिस्टर। अगर आपको स्विच की भांति कार्य करवाना है तो आप उसको रिवर्स बायस में लगा सकते हो, फॉरवर्ड बायस में लगा सकते हो। अभी मैंने बताया भी था भाई, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड, वो अलग अलग मोड होते हैं, उनके अंदर आप उनको जोड़ सकते हो। परंतु सामान्य जो ट्रांजिस्टर जोड़ा जाता है इस प्रकार एक्टिव मोड में वो जोड़ा जाता है। इस समय ट्रांजिस्टर आपका सही ढंग से 100% काम करेगा, बहुत अच्छे रूप में। ठीक है, यहाँ पे जो मैं करंट दूंगा उसको क्या, यहाँ पे जो सप्लाई दे रहा हूँ वोल्टेज में उसको क्या बोलूँगा, बी और ई है ना, तो मैं वी ई बी बोल दूंगा। और यहाँ पे जो सप्लाई दूंगा सी है, यहाँ पे क्या है बी, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, वी सी बी। ठीक है, तो जुड़ गया। आप डायग्राम समझ गए। अब बात करता हूँ टॉपिक की, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। आपकी बुक के अंदर मिलेगा, परंतु अब तो वहाँ पे तरीका नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे मान दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मान देखो कैसे आता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन धारा लाभ की। धारा लाभ, धारा लाभ क्या होता है, करंट गेन। करंट गेन, लाभ को क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं करंट दूंगा आई ई, यानी कि किसी भी ट्रांजिस्टर में अगर अपन करंट देते हैं, ठीक है, ये मेरे पास एमीटर है, ये बेस है, ये मेरे पास कलेक्टर है, तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो टोटल इन दोनों में बंटेगी। ठीक है, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, यानी कि इन दोनों की करंट का योग ही क्या होती है, मेरे पास एमीट्रिक करंट होती है। और ये मैंने पिछले वाली वीडियो में बात भी की थी भाई कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई ई बराबर क्या होगा, आई बी प्लस आई सी। ठीक है, आई बी बराबर आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, ये हो गया मेरे पास धारा लाभ। तो समझ गए पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है मेरे पास, ये जो ट्रांजिस्टर है सी और बी, कॉमन बेस। कॉमन बेस के अंदर हमेशा एक बात याद रखना, यहाँ पे जो धारा गेन होता है वो क्या होता है, एल्फा होता है। क्या होता है, एल्फा। ये एल्फा आपके बहुत काम आएगा, एल्फा आपको याद होना चाहिए, एल्फा बहुत काम आएगा। एल्फा आता कैसे है, देखो एल्फा का मतलब होता है यहाँ पे करंट गेन। जो अपने पास आगे एक और आएगा और विन्यास है, उनके अंदर किसी में बीटा होगा, किसी में गामा होगा जो करंट गेन होगा, परंतु अपने पास सी बी या कॉमन बेस के अंदर हमेशा एल्फा बराबर क्या होता है, करंट गेन होता है। तो यहाँ पे एल्फा उपयोग में लिया जाएगा, एल्फा आपको बहुत सारा काम आएगा। ठीक है, याद रखना। तो एल्फा निकालने फॉर्मूला क्या होता है, अपनी बुकों में जो फॉर्मूला लिखा है वो आया कैसे वो बता देता हूँ। याद रखो हमेशा आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, इनपुट करंट, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। एल्फा का मतलब होता है धारा गेन। अब धारा की बात आ रही है तो अपन अंतर कैसे देखेंगे, उनका डिफरेंस कैसे देखेंगे, या तो अपने पास इनपुट होनी चाहिए और आउटपुट दोनों होनी चाहिए, यानी करंटों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। वोल्टेज तो यहाँ पे कोई काम नहीं आएगी, तो आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट मैंने ले लिया यहाँ पे, यानी इसकी दक्षता होती है, क्या होती है, एल्फा बराबर दक्षता इसकी। वो दक्षता फॉर्मूला आउटपुट बटे इनपुट होता है। अब आउटपुट करंट क्या है यहाँ पे, आई ई है, सॉरी आउटपुट करंट क्या है यहाँ पे, आई सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, आई सी, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये तो कॉमन हो गया, कॉमन वाले को छोड़ देना है, कॉमन वाला कोई काम नहीं आएगा। यहाँ पे आउटपुट करंट कौन सी हो गई, आई सी, तो मैं ले लिया आई सी। और इनपुट करंट कौन सी होगी मेरे पास, आई ई, कॉमन वाले को छोड़ दो, आई ई। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे एल्फा बराबर आई सी बटे आई ई। तो फॉर्मूला याद हो गया, रटना नहीं है, समझना है भाई आया कैसे। आप ही बुकों में सिर्फ ये फॉर्मूला दिया हुआ मिलेगा तो आप भूल जाओगे, रटोगे उसको आई सी बटे आई ई, आई सी बटे आई ई इस प्रकार। ठीक है, और आगे जो मान लीजिए यहाँ पर तो आप याद हो गया। अगर अपने पास बीटा आएगा, बीटा के समय आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, सोचोगे एल्फा बराबर क्या था, बीटा बराबर क्या था, इस पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो एल्फा बराबर होता है आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। ये कॉमन बेस में काम करता है, और कॉमन बेस में काम करेगा तो इनपुट करंट क्या होगी अपने पास आई ई, और आउटपुट करंट क्या होगी मेरे पास आई सी। तो आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब जो बात करता हूँ वो करता हूँ, इसका मान लगभग कितना आ सकता है, इसका मान हमेशा 1 से कम आएगा, 1 से कम लगभग 0.99, मतलब 1 से कम ही आएगा, 1 से कम कितना भी आ सकता है, परंतु लगभग इसका जो मान आएगा 0.99 आएगा। अब 1 से कम क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है, आउटपुट क्या है मेरे पास, ये वाली करंट। अब ये करंट यहाँ से मैं जो दे रहा हूँ इनपुट के रूप में, वो करंट यहाँ पर भी जाएगी और इधर भी जाएगी,
तो यहाँ पर तो कम जाएगी ना, पूरी तो जा नहीं सकती, ज़्यादा नहीं जा सकती, कम जाएगी। ऊपर कम करंट आ रही है, नीचे ज़्यादा करंट आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो मान आएगा वो हमेशा 1 से कम आएगा। यानी कि मैं मान लीजिए इनपुट के रूप में 2 दे रहा था और यहाँ पे 1 पहुँची, तो 1 ही पहुँची, यहाँ पर 1/2 या 0.5 आ गया, तो हमेशा कम आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर आउटपुट के रूप में ज़्यादा पहुँचे तब 1 से ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एल्फा का मान। अब जो बात करते हैं, जो इनपुट होगा और आउटपुट होगा, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है, तो यहाँ पर ये मतलब एक्टिव मोड की भांति काम करेगा। तो इनका जो कलांतर होगा, कलांतर मतलब फेज अंतर, वो हमेशा 0 डिग्री रहता है, 0 डिग्री। एक्टिव मोड के अंदर हमेशा 0 डिग्री रहेगा कलांतर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सप्लाई मैं दूंगा वो उधर पहुँचेगी, दोनों फेजों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और फेज अंतराल बिल्कुल भी पैदा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री अंतराल यहाँ पे रहेगा। अब और भी टॉपिक बात कर लेता हूँ, इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ। तो डायग्राम आप देख लेना एक बार ध्यान से और बना लेना, समझ भी लेना इसको। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देख लेना, पर एक बार याद हो ही जाना चाहिए आपके। ठीक है, अब बात करते हैं निर्गत प्रतिरोध की। निर्गत प्रतिरोध, निर्गत का मतलब क्या होता है? आउटपुट प्रतिरोध। आउटपुट प्रतिरोध, निर्गत का मतलब क्या होगा? यहाँ पे आउटपुट प्रतिरोध। आउटपुट प्रतिरोध अपने कैसे निकालें? तो प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला सीधा सा आपको पता है, V/I होता है। क्या होता है? V/I। तो V का मान जो आउटपुट के रूप में V है वो यहाँ पे लेना है। आउटपुट के रूप में V क्या था? मैंने यहाँ पे बताया था VCB था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? VCB। आउटपुट का लेना है पूरा, क्योंकि बात आउटपुट की हो रही है यहाँ पे। तो आउटपुट करंट क्या होगी? IE होगी। यहाँ पे IE थी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? IE। तो ये हो गया मेरे पास आउटपुट प्रतिरोध। अगर इनपुट प्रतिरोध की बात की जाए तो इनपुट की वोल्टेज यानी कि VEB/IE, ये हो गया इनपुट का प्रतिरोध, क्योंकि V/I होता है प्रतिरोध। तो यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हो, तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, आपका यही फॉर्मूला है ओम के नियम के अनुसार, V/I। तो VCB है, तो आउटपुट के रूप में मैंने बताया था, यहाँ पे जो बैटरी लगाई थी वो मैंने यहाँ पे लिखा था VCB। तो आउटपुट वोल्टेज होगी ये, आउटपुट की करंट क्या होगी मेरे पास? IE, तो मैंने लिख दिया। इनपुट के अंदर भी वैसे ले लिया, तो आपके पास फॉर्मूले बन गए। तो आप सोचो ये कहाँ से आया, किस प्रकार आया, सोचते हो बार बार, तो ये इस प्रकार फॉर्मूला आपके बना है। ठीक है, जो मान होता है वो भी बता देता हूँ। अभी मैंने एक्टिव मोड की बात की थी, एक्टिव मोड की बात की थी कि इन एक्टिव मोड के अंदर अपने पास इनपुट का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस के अंदर जुड़ता है इनपुट, यानी ये वाली जो चीज़ है फॉरवर्ड बायस में जुड़ेगी तो इनपुट प्रतिरोध क्या रहेगा? कम। तो इसका जो प्रतिरोध रहेगा बहुत कम रहेगा, लगभग 1 ओम से लेके 100 ओम के मध्य रहता है। 1 ओम से लेके 100 ओम के मध्य रहेगा, इससे ज़्यादा प्रतिरोध नहीं हो सकता, क्योंकि ये कौन से क्रम जुड़ा है मेरे पास? फॉरवर्ड बायस के अंदर। ये रिवर्स बायस के अंदर जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा कितना हो सकता है? एक कितना होगा? किलो ओम से लेके मेगा ओम के मध्य होगा, किलो ओम से कम नहीं होना होगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस के अंदर जुड़ा है। इसका मतलब किलो ओम में तो आना ही आना है, स्वाभाविक सी बात है, और मेगा ओम तक जा सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मेगा ओम आ जाए, 50 मेगा ओम आ जाए, 100 मेगा ओम आ जाए, तो आउटपुट जो प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा यहाँ पे होगा। अब इसकी यूज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यूज का कई बार यूज भी इसका पूछ लिया जाता है। यूज भी की भी बात करें तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है RF या रेडियो फ्रिक्वेंसी में VHF इन प्रकार, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर के रूप में। ये जो एम्पलीफायर होते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है निम्न इम्पीडेंस। एक तो होता है अपने पास मैचिंग सर्किट होती है, मैचिंग सर्किट, वही सर्किट को उस सर्किट से मिलाने वाली, मैच करवाने वाली, उन मैचिंग सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें अपन निम्न इम्पीडेंस से उच्च इम्पीडेंस वाले परिपथों में, उच्च इम्पीडेंस मतलब प्रतिबाधा, निम्न प्रतिबाधा से लेके उच्च प्रतिबाधा वाले जो परिपथ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनपुट प्रतिरोध क्या रहता है? कम रहता है, आउटपुट प्रतिरोध क्या रहता है? ज़्यादा। तो निम्न जो प्रतिबाधा होती है वहाँ से लेके उच्च प्रतिबाधा वाले परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है। और RF रेडियो फ्रिक्वेंसी ये वगैरह जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर वगैरह जो होते हैं, मैचिंग सर्किट वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला है ये। ठीक है, तो ये वाला इस वाली वीडियो में अपनी यहीं तक बात करेंगे, और अगले वाली वीडियो में बात करेंगे भाई इसके जो और विन्यास हैं, कॉमन एमीटर वगैरह, उनके बारे में बातें करेंगे। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।